गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार आज फिर से कुछ गुरुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब लगता है कि हमारे गुरु बहुत सक्रिय हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, अच्छा लग रहा है। और श्वेता जी, आपको विशेष रूप से कि आपने प्रश्नों का पूरा जो बमबारी होता है वो शुरू किया है, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा बार बार, तब तक कोई काम होना नहीं। पहला प्रश्न है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कैसे करेंगे। हम अपने को इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाके अगर हमसे कहा कि आप अपने को इंट्रोड्यूस कीजिए तो कैसे करेंगे, बहुत गौर से सुनेंगे और कोई आदमी एक गलती नहीं करेगा। रिटेन में भी दे रहा हूँ, वीडियो को भी बार बार सुनिए। सबसे पहले बोलना है मैं एक्स कुमार या एक्स कुमारी, पूरा क्लियर है। उसके बाद बोलना है मैं फलाना कुमारी, संप्रति संस्कृति पीजीटी संस्कृत और सर्वोदय विद्यालय लुडलो कैसल 2 में मैं कार्यरत हूँ। विगत 10 से 15 वर्षों से मैं व्याख्याता के पद पे हूँ और मेरी खूब रुचि नए नए व्यंजन बनाने में है और संस्कृत में बात करने में। ये एक संस्कृत टीचर के लिए हुआ। तो क्या हुआ कि मैं कौन, फटाफट संप्रति संस्कृत वाली हैं इसलिए उनके लिए संप्रति बोला हूँ। अगर संस्कृत के अलावा आप किसी भी विषय के तो बोल सकते हैं। फिलहाल अंग्रेजी में प्रेजेंटली आई एम वर्किंग सच प्लेस एज ए सच स्टेटस। मैं इन दिनों पीजीटी बोलिए, व्याख्याता बोलिए, दोनों चलेगा आपका। चूँकि अपॉइंटमेंट लेटर पे लेक्चरर ही है तो मैं व्याख्याता या लेक्चरर के पद पे गणित विषय में या अकाउंटेंसी विषय में जहांगीरपुरी के स्कूल में कार्यरत हूँ या HOS फलाने जगह हूँ। और तीसरी बात है कि एक चीज़ छूट गया कि मेरी शिक्षा दीक्षा, बहुत लंबा नहीं खींचना है, मेरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। अंडरस्टूड है कि आपकी पूरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से। अगर पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय से नहीं है तो बोलिएगा मैंने बीएड की शिक्षा रोहतक से पाई, महर्षि दयानंद, पूरा नाम बोलिएगा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से पाई। और अपनी पीजी की डिग्री मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन स्कूल से ली, और कुछ नहीं। और फलाने चीज़ में मेरी रुचि है। 1 से 2 रुचि से ज़्यादा मत बोलना है, चाहे आप फॉर्म पे जितना लिखे हों, यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पे कुछ भी लिखो भूल जाइए। फटाफट अपने को इंट्रोड्यूस करते हुए आप कौन हैं, मतलब एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी के रूप में आपके पास नाम है और आपके पास फिलहाल एक जॉब है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, मोटा मोटी कह देना है, और रुचि। इतना कहते ही अब क्वेश्चन बनने लगा। क्या बनेगा तो 2 बनेगा, आपके विषय से जुड़ा हुआ कि, लेकिन इन्होंने रुचि में विषय को भी सरपास कर दिया। क्या कह दिया, संस्कृत में बोलचाल करना मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ, तो उठा के एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच में उठा के ले आए। कोई कहे कि अंग्रेजी में बच्चों से बात करना अच्छा लगता है, कोई कहे गणितीय भाषा में मैं बच्चों से बात करता हूँ, कोई कहे अकाउंटेंसी के भाषा में बात करता हूँ। ठीक है, कोई कह सकता मैं पुस्तक पढ़ने में मेरी रुचि है तो सीधा आ जाएगा पुस्तक के बारे में। कोई कहे देशाटन, पर्यटन, तीर्थाटन करने में मेरी रुचि है, फटाक उससे कोरिलेटेड बातें उठने लगेंगी। तो ऊपर के 2 बातें दब सकती हैं। जैसे ही अब संस्कृत में बात करना आपको अच्छा लगता है तो कैसे बात करती हैं, तो आप बताएंगे कि छोटे छोटे शब्द में मैं सवाल करती हूँ, घर में भी बच्चों से बात करना चाहती हूँ और बाहर भी मैं जो भी बच्चे मिलते हैं मैं उनको प्रोत्साहित करता हूँ कम्युनिकेट करें। अब एक सवाल बोल दिया कि मैथ की भाषा में कैसे बात करता हूँ, तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। मैथ के अंदर मैथ का एक अपना लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है, तो आप किसी से कह सकते हैं कि आज तुम जो उपस्थित हुए हो वो बड़ा, उसमें सकारात्मकता का अभाव है, पॉजिटिविटी का अभाव है, तो बिल्कुल वो एडिशन की ओर चला गया। तो वो पूछेगा कि कैसे मैम, अगर कोई बच्चा पूछे
तो बोला नहीं भाई, तुम्हारा ऋणात्मक पक्ष ज़्यादा झलक रहा है, यानी तुमने ड्रेस पे बहुत ढंग से ड्रेस को तैयार करके नहीं लाए हो, सूज थोड़ा ऋणात्मक चरित्र दिखा रहा है, तो सूज में हम निगेटिव इसको मान सकते हैं। तुम्हारा अंडर सेटिंग करके नहीं आया हो, तुम्हारा डिवीज़न बड़ा कमज़ोर है, सेंस ऑफ डिवीज़न। तो कहीं भी चीज़ों को आप अपने ढंग से रख सकते हैं। अकाउंटेंसी की बात करें तो यार बड़ा डेबिट में लग रहे हो, कर्जे में लग रहे हो, बाल उल में भी तेल नहीं लगाए हो, क्या बात है, क्यों ऐसा महसूस कर रहे हो? तो किसी भी सब्जेक्ट को आप उस लैंग्वेज में ढाल सकते हैं। तो इससे ज़्यादा जाइएगा तो खतरे में आप पड़ेंगे, मैं नहीं। ये आखिरी बार समझा रहा हूँ, आखिरी गुरु मंत्र दे रहा हूँ कि एकदम नोट कर लें, इससे ज़्यादा बात न करें, व्यंजन पे आ जाएगा। बिल्कुल नॉर्थ इंडियन कोई भी व्यंजन आप बनाते हो चर्चा न करें, क्योंकि उसकी जैसे ही आप कहेंगे चावल दाल पराठे जो हम लोग खाते हैं नॉर्थ इंडियन, कुछ भी चिकन मटन, उसमें कोई रुचि नहीं। घुमा दीजिए कि थाई फूड में बड़ा काम किया हूँ मैं, लॉकडाउन में बहुत मौका मिला, बहुत अच्छा थाई फूड बनाता हूँ। हो गया कि वैश्विक कनेक्शन आपके अंदर है, आप में एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप पूछे थाई फूड में होता क्या, बता दीजिए जो मन करे। थोड़ी सामने बैठा हुआ है कोई बहुत बड़ा कुक कि आपको पकड़ने जा रहा है, कि थाई फूड जब टाइम मिलता है बनाता हूँ, और उसमें एक साथ गैबेज सबका बहुत प्रयोग करता हूँ। मतलब मैं उस खाने में फूड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू को देखता हूँ। अच्छा खासा एक इंटरव्यू को यहाँ घेर सकते हैं बॉल को। दूसरा है व्हाई यू वांट टू प्रिंसिपल, मैं क्यों प्रिंसिपल आप बनना चाहती हैं? बड़ा सीधा जवाब है, मैं सोचती हूँ कि जीवन में अवसर को हासिल करना मानव का सहज गुण है। एक स्टेटमेंट खड़ा कीजिए, एक पूरा डिडक्टिव लॉजिक उठा के ले आइए, निगमन तर्कशास्त्र कि जीवन में, मैं समझती हूँ जहाँ तक कि जीवन में अवसर प्राप्ति करना मनुष्य का नैसर्गिक गुण है। इट इज़ अ क्वाइट नेचुरल हैबिट, इट इज़ ए क्वाइट नेचुरल डिज़ायर। इसलिए मैं इसका अपवाद बनना नहीं चाहता हूँ। मैं मतलब हो गया कि मैं भी पूरे मानव स्वभाव के साथ चल रहा हूँ, मैं भी इसका अपवाद नहीं बनना चाहता हूँ, इसका एग्जम्पशन नहीं बनना चाहता हूँ। सीधी सी बात है, मैं इसका अपवाद नहीं। दूसरी बात, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था अब ले जाइए मास में, मैं देखती हूँ कि यहाँ सांस्कृतिक विविधता है और एक मिनी हिंदुस्तान का दर्शन होता है, जिससे मैं बहुत अपने आप को जुनूनी महसूस करता हूँ, बहुत फैसिनेट करता हूँ कि दिस इज़ अ ग्रेट कल्चर डाइवर्सिटीज़, जिससे मुझे दिल्ली बैठे हुए हिंदुस्तान को समझने का मौका मिलता है। तीसरी बात फिर उठा के लाइए कल्चर के बाद, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बड़ा सुधारवादी मोड पे है, बड़े शिक्षा सेंट्रिक गवर्नमेंट है, और मैं उसका हिस्सेदार बनना चाहता हूँ। बीइंग ए टीचर, यहाँ पे बीइंग ए टीचर ही समझे, बीइंग ए प्रिंसिपल मत सोचे, बीइंग ए टीचर मैं उसका हिस्सेदार हूँ और उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहता हूँ। प्रिंसिपल बनने के बाद और मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और चीज़ों को बहुत नवाचारी दृष्टि से, इनोवेटिव वे से मैं देखती हूँ। तो इसलिए मैं इस चुनौतीपूर्ण पद को एक पुरस्कार के रूप में हासिल करना चाहता हूँ। हो गया। अब 3 क्वेश्चन पूछा, क्या कल्चरल डाइवर्सिटी? अरे तमाम ढंग के लोग आते हैं, तमाम हिंदुस्तान के ज़िले के लोग मिलते हैं, तमाम ढंग की भाषा है, खान पान है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी समझ है। तो पूरा ये लघु हिंदुस्तान है, चूँकि कैपिटल ऑफ द नेशन है। और अभी तक नहीं हुआ है सर्वे, लेकिन आप जान जाइए कि जितने भी इनडायरेक्ट सर्वे डिक्लेयर कर चुका है कि ये अब टोक्यो के बाद दूसरा बड़ा शहर हो चुका है, 3 करोड़ पार कर चुकी है दिल्ली की जनसंख्या। तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद दिल्ली सरकार के सुधार पे पूछने लगेगा, आप सीधा बताइएगा, जो प्लानिंग चल रही है वो सब आप जानते हैं। तो इंटरव्यू अभी तक आपके हाथ में बैलेंस है, अभी स्टीयरिंग से आप दाएं बाएं नहीं हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, हाउ यू फाइंड योर सेल्फ सुटेबल फॉर द प्रिंसिपल। अब इस पोस्ट के लिए आप अपने को क्यों योग्यतम आदमी समझ रहे हैं,
क्यों अपने को योग्य समझ रहे हैं, अब खुद अपने को बताना है तो बहुत संभल के बताना है। तो सीधी बात कि मेरे पास इस पद के लायक शैक्षणिक योग्यता, एक्सपीरियंस, अनुभव और आवश्यक कौशल है। चूंकि ये है तब तो यूपीएससी के सामने आप हैं, तो ये सिद्ध कीजिए सीधा एक शब्द में कि मेरे पास इस पद के योग्य शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अनुभव है, तब आपको, और जो इसके कौशल्स हैं, स्किल्स हैं, वो है। उसके बाद मैं नैतिक कार्य संस्कृति में विश्वास करती हूँ, इथिकल, कल्चरल वैल्यूज में आप फेथ करती हैं, चूंकि आपका इंस्टीट्यूट मॉरल इंस्टीट्यूट है। तो एक बहुत बड़ा आपने खींचा लकीर कि मैं नैतिक कार्य संस्कृति में विश्वास करती हूँ, और इसके करने से मेरे अंदर एम्पैथी है, हमदर्दी है, समान अनुभूति है, सहानुभूति है, ईमानदारी है, तत्परता है, प्रॉम्प्टनेस है। ये सब नैतिकता के अवयव है। दे ऑल आर द एलिमेंट ऑफ द morality and ethics. So I have lot of patience, readiness, पंचुअलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये मेरे अंदर है। तो यहाँ से लीजिए, अब उसको ले जाइए उठा के थोड़ा और फैलाइए। समस्या सुलझाने का कौशल है मेरे अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है और डिसीजन मेकिंग है। चूंकि ऐसा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, स्कूल में से लेकर फैमिली तक कोई भी समस्या होती है तो उसको मैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से उसको एक अंजाम तक लाता हूँ। समस्या को उलझाता नहीं हूँ, मैं सुलझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हर समस्या का मैं पॉजिटिव आंसर ढूंढता हूँ, सॉल्यूशन ढूंढता हूँ, घबराती नहीं हूँ। उसके बाद मेरे पास एक अच्छा लाइफ स्किल है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यूनेस्को ने लाइफ स्किल की बात की है। लाइफ स्किल में क्या है, तो मैं बड़ा समय का पाबंद हूँ, मैं स्वच्छता के प्रति बड़ा समर्पित हूँ, मैं तत्परता के बड़ी समर्पित हूँ, मैं दूसरे के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ और स्वास्थ्य के प्रति मैं जागरूक हूँ, पोषण के प्रति जागरूक हूँ। तो ये अच्छा है लाइफ स्किल है कि हेल्दी लाइफ। अच्छे प्रिंसिपल को क्या चाहिए कि पंचुअल हो एंड परफेक्ट हो, मतलब प्रॉम्प्टनेस उसके अंदर हो, हेल्दी एटीट्यूड हो, न बीमारी पड़ा रहेगा बराबर, और न्यूट्रिशन के प्रति कॉशस हो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे लाइफ स्किल की। साफ सफाई मेंटेन करती हूँ, खुद नाखून समय पे काटती हूँ, प्रॉपर ड्रेसअप होके आती हूँ। तो ये लाइफ स्किल है जिससे मैं लगता हूँ, कुल बिंब मेरा एक आकर्षक बनता है कि हाँ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हम बन सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। उसके बाद मेरे पास लीडरशिप और मैनेजमेंट है बहुत अच्छा, यानी अभी भी स्कूल में बहुत सारे दायित्व मुझे मिले हुए हैं। इनोवेटिव प्रोग्राम्स को मैं इंचार्ज हूँ, कोई बोल दे स्वच्छता का इंचार्ज हूँ, कोई मिड डे मील का हूँ, और उसमें सारे लोग आके अप्रिसिएट करते हैं, चाहे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, टीचर्स हो, कि बहुत साइलेंटली और बहुत ही अनुशासित ढंग से इसका संचालन करके अपना ट्रैक रिकॉर्ड में दिखाता हूँ। अब इसी सब एक दो जगह आपको ज़रूरत कुछ राइटअप की पड़ेगी, जो सर बोलते भी थे दिखा दीजिए तो मज़ा आ जाएगा कि ऑथेंटिसिटी उसकी बन जाएगी। उसके बाद मेरे पास एक अच्छा संचार कौशल है, मैं बच्चों से या जितने भी स्टेक होल्डर हैं स्कूल के, उससे प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाती हूँ। यानी जो जिस भाषा में समझ रहा है उस भाषा में मैं बात करता हूँ, हमदर्दी पूर्वक बात करता हूँ, उसे लगता है कि हमारे प्रति बहुत केयरिंग है मैम, ऐसा मैं देखता हूँ। और ऐसा अभिभावक गार्जियन भी बोलते हैं, क्योंकि मैं क्लास टीचर जब मिलता हूँ पेरेंट टीचर मीटिंग्स में, तो गार्जियन भी कहते हैं ये मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत ये सर बहुत अच्छे हैं। तो इस एंगल से करता हूँ। और लास्ट में कि मेरे अंदर एक पैशन है एजुकेशन के लिए, जुनून है कि बिल्कुल, और इसी जुनून ने मुझे बहुत मौका मिला दूसरी नौकरी करने का या दूसरे निजी स्कूलों में जाने का, लेकिन नहीं, मैं यहाँ आके इसको एक समाज सेवा, एक जुनूनी भाव से करती हूँ। दिन रात पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति को कायम रखना चाहता हूँ। अब बताइए कौन आपको छांटेगा? इसी में से कई सवाल उठने फिर शुरू हो जाएंगे। मॉरलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? चारों ओर भ्रष्टाचार है, तो आप बोलेंगे भाई हम जिस सिस्टम के पार्ट हैं उसमें क्या हो रहा है वो बहुत
मतलब नहीं रखता है। मतलब रखता है इंस्टीट्यूशन में कि वो कितना मॉरली चल रहा है। उसके चलाने के लिए तो कोई मुझे नहीं कह रहा है कि तुम स्कूल नहीं आओ, लेट आओ, टीचर को छुट्टी दे दो। इस ढंग का तो भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक है, भ्रष्टाचार होगा, पार्ट है तो सबके लिए है, और उस पर मेरा कोई अध्ययन नहीं है, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। मेरा अनुभव है, मैं अभी तक जो भी किया हूँ बहुत नैतिकता से, बहुत अच्छे से किया हूँ। एकदम अपने अंदर ले आना, भागना नहीं है कि अरे सारे पॉलिटिशियन चोर हैं तो ये है, वो ऐसा है, गए नेताजी गए। आपके इंस्टीट्यूशन में क्या दिक्कत है भाई? आपको डिलीवरी करने में 2-3 प्रॉब्लम्स आती हैं मोटा मोटी। पहला कि टीचर्स की कमी होती है, दूसरा कि थोड़े डिसिप्लिन्स की दिक्कत है, थोड़े टीचर्स में पॉलिटिक्स होती है। तो ये कॉमन चीज़ है, जहाँ इतना बड़ा चीज़ें होंगी तो इस सबको महसूस करना होगा। और अंत में आप बोल सकती हैं कि मैं प्रेशर झेलने का आदी हूँ, दबाव में काम करता हूँ तो और करा सकता हूँ, कोई गलत बात नहीं है। इस चीज़ को कई जगह आप कई आंसर में भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज ए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसमें भी यूज कर लीजिए। एक व्यक्ति के रूप में आप बोलिएगा कि मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? समानुभूति। हाउ डू फाइंड योर सेल्फ डिस्पोज। सबसे जरूरी है लाइफ में, मैं बार बार बोलता हूं, इम्पैथी। जब तक इम्पैथी नहीं होगी, हमदर्दी नहीं होगी, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं करेंगे, न रिश्ते में, न एज ए ह्यूमन। तो बोलिए कि 2 ताकत है कि मैं बड़ा हमदर्दीपूर्ण, समानुभूति, और अंग्रेजी में भी इम्पैथी बोलेंगे, और थोड़ा फ्लैक्सी हूँ कि एकदम लकीर का फकीर नहीं हूँ कि एकदम कोई टीचर परेशान है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, फीवर है, और हम कहें नहीं आपका क्लास लेके जाना नहीं, या बच्चा है तो। और ये मेरे दिस इज द इनकलकेटेड इन माई पर्सनालिटी, यानी मेरे व्यक्तित्व में इम्पैथी है और लचीलापन है, अपने व्यक्तित्व को बताना है। दूसरा बात, एक प्रिंसिपल के रूप में छात्र, टीचिंग स्टाफ यानी शिक्षक मित्र, नॉन टीचिंग लोग और समुदाय को से मेरा बड़ा अपनापन जैसा संबंध हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं उसे अपना घर ही मान बैठती हूँ, स्कूल के पूरे सिस्टम को। तीसरा, सुधार का जुनून है और परफेक्शन हासिल करने में लगा रहता हूँ। परफेक्शन मिले या ना मिले अलग बात है, लेकिन मैं परफेक्शन को लेके भी बहुत पैशनेट रहता हूँ कि चीज़ें हों तो ढंग से हों और अच्छे तरह से हो। 4 हो गया। हालांकि मेरी इस आदत से, देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच अब लाइए, कई बार मेरी टीम दबाव भी महसूस करती है, जो लोग बच्चे से लेकर वैसे नवाचारी टीम, किसी भी टीम में हो या स्टाफ, लेकिन हम लोग उस दबाव को रिजल्ट देकर डिफ्यूज कर देते हैं। अंत में वो दबाव थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो काम तो हमने कर दिया। और लास्ट में सबकी बात सुनने की क्षमता है मेरे में, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को इग्नोर करता हूँ। ये 5-6 आपने अपने स्ट्रेंथ बता दिए। उसके बाद अपना वीकनेस बताइए कि कमजोरी है कि मेरी माँ कहती है, कोई ऐसा उदाहरण कि तुम हर चीज़ में टांग अड़ाती हो। तो मैं बचपन से मेरी कमजोरी है कि मैं थोड़ा माइक्रो मैनेजर भी होना चाहता हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल का काम है मैक्रो मैनेजर, बड़ा काम देखना है। माइक्रो मैनेजर का क्या है, मैं छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने लगती हूँ कि अगर कोई बच्चा, मेरी आदत है, आओ देखें, नाखून चेक कर लेती हूँ, किसी का पेंसिल का देख लेती हूँ कि अरे वो पेंसिल उसका प्रॉपर शार्प नहीं है, क्यों नहीं है। किसी के कलम को देख लेती हूँ। टीचर भी थोड़ा जो ठीक से खड़ा नहीं होते हैं, बात नहीं करते हैं, उनके पास कलम नहीं है और मांगते हैं कि ज़रा मैम कलम दीजिए, तो मुझे थोड़ी सी चिड़चिड़ापन महसूस होती है कि भाई एक टीचर का पहला हथियार कलम है। सोते जागते मरते जीते कलम और चश्मा तो रहना ही चाहिए, जो चश्मा लगाते हैं। तो थोड़ा सा वो मम्मी कहती है, ठीक ही कहती है, और ये मेरे में कमी है। हर कोई मम्मी का उदाहरण देके निकल सकते हैं, दिल से छुएगा कि नहीं भाई, पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन इवैल्यूएशन किसने किया, मम्मी का किया हुआ है। और ये भी फील करेगी कि मैं माइक्रो मैनेजर हो जाती हूँ, छोटे छोटे चीज़ों को देखने लगती हूँ। तो ये थोड़ा है। और इसके बाद लास्ट कमजोरी है कि जब मैं किसी भी बच्चे से मिलता हूँ, उसका कष्ट अगर सोचता हूँ,
सुनता हूँ कि उसके फादर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ड्रिंक करके उसका पड़ोसी अच्छा व्यवहार नहीं करता, रेंट पे हैं, मकान मालिक अच्छा व्यवहार नहीं करता, पानी की दिक्कत है, तो ये सब उस इलाके में है, तो मैं बड़ा भावुक और द्रवित हो जाता हूँ। तो लगेगा कि ये सारी कमजोरी भी तो मनुष्य के ही गुण हैं। तो अपनी कमजोरी भी बता दिए और अगले पे अब भावुक होने पे कुछ सवाल करता है, बताइए। माइक्रो मैनेजर में पूछेगा तो बता दीजिए कि थोड़ा सा ये परफेक्शन की एटीट्यूड रहता है, जो चीज़ जहाँ से उठे वहीं जाए। लाइब्रेरी में बिल्कुल किताबें सटीक से लगी हों, कहीं भी चीज़ मैं रात के अंधेरे में भी हाथ डालूँ तो मुझे मिल जाना चाहिए। तो छोटी छोटी मैनेजमेंट के प्रति। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव अ एक्सपीरियंस इन वन सब्जेक्ट ओनली, हाउ विल यू मॉनिटर द वर्किंग ऑफ टीचर्स एंड अदर सब्जेक्ट। आपके पास केवल एक विषय का अनुभव है, आप सारे सब्जेक्ट को कैसे मॉनिटर करेंगे। बड़ा आराम से जवाब देना है, मॉनिटर करना है, पढ़ाना नहीं है। आखिर महोदय, सर आई एम ट्रेंड ग्रेजुएट और मैंने पेडागॉगी पढ़ा है। पेडागॉगी क्या बताता है, एजुकेशन के सामाजिक मूल्य, एजुकेशन के दार्शनिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, मतलब फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजिकल मूल्य एंड पॉलिसीज, इंटायर थिंग्स। तो इतनी समझ मेरे अंदर है कि वो मैं बच्चों के शक्ल देखकर और शिक्षक के शक्ल देख के समझ जाती हूँ कि क्लास कैसा चल रहा है, या थरथरा रहा है, ट्रेन पुल पे चल रही है या ठीक ठीक चल रही है, बस जर्क में चल रही है, रोड बहुत इल्ड मैनर्ड हो चुका है वहाँ चल रही है या स्मूथ चल रही है। तो इतनी समझ 10-15 साल के अनुभव से हमें हो गया है, और इसीलिए तो हमें ट्रेंड ग्रेजुएट के लिए पोस्ट है, मतलब बैचलर इन ग्रेजुएशन, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे करने में। व्हाट आर योर अचीवमेंट एज ए टीचर, टीचर के रूप में क्या अचीवमेंट है, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा फट्टा मारिए। मैं अभी तक 2 से 3 स्कूल में रही हूँ, जो भी रहा हूँ, अपने इस सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ और लगभग 90% एंड एबव रिजल्ट दिया हूँ इस सब्जेक्ट में। और दूसरा कि आधे से अधिक बच्चे को डिस्टिंक्शन दिलवाया हूँ, कोई नहीं पूछने जा रहा है। तो ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कहाँ, तो रिगार्डिंग टू सिलेबस एंड पेडागॉगी। और दूसरा कि अब जिसके पास जो है, कहीं से अवार्ड पुरस्कार जो कुछ भी मिला हो या कुछ और फट्टा अचीवमेंट का, एक आउटसाइड ऑफ द सिलेबस और करिकुलम कुछ दे दीजिए, काम आपका चल जाएगा। लेकिन पहले कहना है रिजल्ट, चूँकि सारा संसार रिजल्ट ओरिएंटेड ही है, ये कहने की बात है। यूपीएससी के चेयरमैन भी परेशान हुए होंगे जब बेटे को 80% नंबर आया होगा, अरे यार बड़ा कम नंबर आया, कैसे क्या होगा। तो अल्टीमेटली बुखार तो थर्मामीटर ही बताएगा, और थर्मामीटर झूठ नहीं बोलता है। तो ये समस्या तो है, इसलिए हम नंबर की सीधी बात करें, बी प्रोफेशनल। एज ए प्रिंसिपल व्हाट विल बी योर 5 प्रायोरिटीज। यकीनन मैं चाहता हूँ, इनफैक्ट दिस इज माई डिजायर कि माई स्कूल इज मस्ट बी एन आइडियल स्कूल, आदर्श विद्यालय बने। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अब सारी बात तो कह दिए, आदर्श विद्यालय बनना चाहिए। तो कैसे आदर्श विद्यालय बनेगा, उस रास्ते को खोज दीजिए। मैं डे 1 से डायग्नोस्टिक टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट को मानक बना के चाइल्ड सेंट्रिक मेथड से सिलेबस डिलीवरी बच्चों को करूंगी और हर शिक्षक की जवाबदेही तय करूंगी। मेन पूरा खेल तो यही, आत्मा तो यही है शिक्षा की। डायग्नोस्टिक जो अच्छी तरह मैं बता चुका हूं, अब वो पूछ देगा, लाइए उसको खूब डिबेट करने, आपकी योग्यता को क्या होता है बोलिए। बस जो वो प्रेजेंटली जान रहा है उसको जानने का एक तरीका है। डायग्नोसिस क्या है, ऐसे मारे हाँ इतना शुगर है, डायग्नोज, अब डॉक्टर ट्रीटमेंट करता रहेगा। इतना बीपी है, डायग्नोज, ये प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, डायग्नोज, वहीं से लिया गया शब्द है, कोई अपना शब्द नहीं है। डायग्नोज करता हूँ, और ताकि उससे को रिलेटेड हमारा डिलीवरी रहे टीचिंग का, और चाइल्ड सेंट्रिक करता हूँ। कहानी खत्म हो जाती है, कहीं नहीं ले जाना। और फॉर्मेटिव टेस्ट क्या है, तो बस फटाफट क्लास करते गए और देखे कि कितना भीतर ले गया, कितना बाहर छोड़ दिया। हाउ मच वोमेट और हाउ मच डाइजेस्ट, यही तो फॉर्मेटिव टेस्ट है। देख लेता हूँ
फिर ज़रूरत होता है फिर उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ, थोड़ा और नोट्स देता हूँ, थोड़ा और समझाता हूँ, थोड़ा रुक के समझाता हूँ, थोड़ा क्लास से बाहर समझाता हूँ, पूछता रहता हूँ। तो ये पहला काम ये करूँगा। आदर्श विद्यालय के लिए पहली शर्त है कि रिजल्ट में अव्वल होना, और दूसरा स्वच्छता और सुरक्षा पे जीरो टॉलरेंस। किसी को नहीं माफ करने जा रहा हूँ स्वच्छता को लेकर और सुरक्षा को लेकर। तो डेली सुरक्षा के सारे आयाम को चेक करूंगा और स्वच्छता पे खूब खूब जोर दूंगा। जिस समाज, समुदाय, लोकेलिटी, एरिया में स्कूल है वहाँ टाइम टू टाइम एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस पैदा करूंगा ताकि पेरेंट्स इसके चीज़ों को समझें। अब यहाँ पे फंसीएगा, कैसे आप करेंगे? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। प्रत्येक रविवार को बच्चों को कहूँगा, उसमें से सीनियर बच्चों को मॉनिटर बनाऊंगा कि जितने उस मोहल्ले के बच्चे हैं और तुम चाहो तो स्कूल के ही प्रीमाइसेस में आ जाओ, एक समय निश्चित कर दूंगा, और आपस में सब बात करो कि गोलू भोलू के घर जाके जो बच्चे की दिक्कत है फैमिली से उसको मैं पहले से हम लोग समझ जाएंगे कि उसकी मम्मी पापा को समझाए, बताए कि अरे हमारे स्कूल में फलाना बच्चा पढ़ के ऐसा किया ऐसा किया। कोई किसी की निंदा न करे, फैला दे, गुब्बारा फैला दे, अरे ये भी अच्छा कर सकता है, ये भी अच्छा कर सकता है। बच्चों को, एक इलाके के बच्चों को बोलिए, बहुत पैदल आते जाते, कि एक दूसरे को सिखाते हुए, समझाते हुए शिक्षा के महत्व को, स्वच्छता के महत्व को बड़ा छोटा मिलकर करते रहो। फिर आपको 26 जनवरी, 15 अगस्त जो भी राष्ट्रीय है बुलाइए पेरेंट्स को और उसके बीच बताइए। बीच में ज़रूरत हो कि खुद टीचर की टोली बना के जाइए, छुट्टी के बाद जाइए, थोड़ा सा पेन लीजिए ताकि 16 घंटा आपको फेवर करे, तब आप 8 घंटे में अच्छा करेंगे। और वो 16 घंटा 8 घंटे का डिबेट इसमें ठोक दीजिए, सोशलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, आप इंटरव्यू कौन आपसे छीन लेगा। और उसके बाद जितने भी स्टेक होल्डर हैं, हिंदी वाले हित धारक बोलेंगे, शेयर धारक नहीं बोलेंगे, तो हित धारक जिन लोगों का हित है, इंटरेस्ट होल्डर्स हैं, उनके साथ हमदर्दी और इंटरपर्सनल रिलेशन मजबूत रखूँगा। यानी इसमें स्टाफ भी हो गया, बच्चा भी हो गया, कम्युनिटी भी हो गया। तो इंटरपर्सनल रिलेशन ऐसा कि मुंह देख के फुला न लूँ, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करूँ, एक दूसरे से मिलूँ और उसके चीज़ों को कनेक्ट करूँ, उसके प्रति हमदर्दी तो कभी जीवन में ना छोड़िएगा। और लास्ट में ये सारी बातें हो गई पर्सनालिटी की, ये बातें हो गई सोशल साइकोलॉजिकल। अब बात आ गई आउटसाइड ऑफ द, वही जो बताए कि 2 जो करिकुलम मेथड हैं हिडन, मतलब पाठ्येतर चीज़ आउट ऑफ द एक्टिव सिलेबस। अब एक्टिविटीज़ पे पूरा ध्यान दूंगी, जो कुछ भी हमारे पास संसाधन है वो परफेक्ट चलेगा, चाहे फुटबॉल, वॉलीबॉल, लाइब्रेरी, एवरीथिंग, सबके पास कुछ ना कुछ है, नहीं है तो बना लीजिए कि उस गतिविधियों को बहुत ही व्यवहारिक रूप से उसका परिचालन करूंगी। डिस्कस एनी इनोवेटिव आइडिया डेट यू इन क्लासरूम टीचिंग। हैप्पी क्लास मतलब नो कम्युनिकेशन बैरियर, नो हेजिटेशन, हैप्पीनेस नहीं, हैप्पी क्लास का माहौल होगा। और सब्जेक्ट में पूरा ऐसा एटीट्यूड रखूंगा कि बच्चा 6 में है, लेकिन अगर वो पहले की भी कोई चीज़ को जानना चाहता है तो उस पर हंसेगा कोई नहीं, उसको कनेक्ट करके ले जाऊंगा। और कुछ लोग, गिजू भाई को जो लोग पढ़े, दिवा से कुछ चीज़ों को डाल दीजिएगा कि भाषा का क्लास होगा तो मैं अंत्याक्षरी कराऊंगा, जो सिलेबस की किताब से ही हो, जो अगर 11th क्लास के ही हिंदी की कविताओं से हो, इंग्लिश की कविताओं से हो, संस्कृत की कविताओं से हो, अंत्याक्षरी हो या क्विज हो। मैथ वाले मैथ का क्विज शुरू करें और इसके जो भी डिफिनीशन के पार्ट हो, जहाँ से आप परिभाषा देना चाह रहे हो, वो कॉमर्स वाले उस परिभाषा पे कराए। अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैथ वाले ये क्या होता है, ये क्या होता है, विज्ञान वाले ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो उस पर आप जाकर देखेंगे और उस पर आप ध्यान देंगे। फिर उसके बाद है व्हाट आर द क्वालिटी दैट प्रिंसिपल मस्ट हैव। प्रिंसिपल के पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें पीछे हो गई हैं, आप अच्छी तरह हमसे ज़्यादा समझ गए हैं कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ को देखिए, हाउ यू इनकॉर्पोरेट
इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन योर सब्जेक्ट, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फंसेंगे आप। इसमें सीधा है कि गवर्नमेंट का एक गाइडलाइन है, कोरोना में आया है, वो पढ़ा चुका हूँ। सरकार का जितना अप्रूव चैनल है उसका उपयोग के जो साधन होंगे उसका मैं करूँगी। चूँकि ये तो बड़ा खर्चीला मामला है, एक एक सॉफ्टवेयर से लेके और हर बच्चा कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, तो इस पर सीधा कहना है कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड जितनी चीज़ें हैं हमारे यहाँ फंक्शनल होगी, ऐसा नहीं कि डब्बे में बंद होगी। हर चीज़ जो चैनल पे सरकार कहती है चीज़ों को दिखाइए, आगे और होने जा रहा है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बात और कहती है, हाइब्रिड मोड पे एजुकेशन जाएगा, तो जो कुछ भी हमको मिलेगा वो परफेक्ट उससे डिलीवरी होगी। बस मतलब आई एम ऑनेस्ट केयर टेकर, यहाँ पे आप केयर टेकर की रोल में आ जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवोल्यूशन? देखिए, कई बार इस प्रश्न को बनाया हूँ, फिर से बता रहा हूँ। असेसमेंट को हिंदी में आकलन कहते हैं, उसको मूल्यांकन कहते हैं। तो असेसमेंट क्या है? रेदर देन इसको किसी वर्ड से डिफाइन करने के अंदर, इट इज अ हैबिट ऑफ ह्यूमन। असेसमेंट एक फिलॉसफिकल टर्म है, एक फिलॉसफिकल फेनोमेना है। दिन भर अगर मनुष्य सोने से मतलब बिस्तर से उठता है और सोने जाता है, और पूरा असेसमेंट ही तो चलता है। रोड पे चलते हैं, आदमी को देख के परखने लगते हैं, अरे बेवकूफ़ ठीक से ऑटो नहीं चला रहा है, अरे ये है, इस मोड़ पे ये ऐसा है। असेसमेंट एक प्रोसेस है जो पूरी ज़िंदगी सबके साथ ऑन होता है, उसका डिवाइस। बल्कि सिगमंड फ्रायड यहाँ तक मानते हैं कि ये तो रात में और ज़्यादा पावरफुल होता है, चूँकि अनकॉन्शियस ब्रेन भी असेसमेंट करता रहता है और आपको मैसेज कनेक्ट करता रहता है। तो इसलिए बहुत बड़ा दायरा है। वैसे बड़ा हेयर लाइन डिफरेंस है असेसमेंट और इवोल्यूशन के बीच, और आप कह सकते हैं टू बी एसेंशियल, चोली दामन का संबंध है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व भी नहीं है। मूलतः असेसमेंट एक लेयर तैयार करता है, एक स्तर तैयार करता है जिसके ऊपर चलता है, चिपकता है मूल्यांकन। तो एब्सोल्युटली दोनों को अगर डिफाइन करने चलेंगे तो एक के बगैर दूसरा संभव नहीं है। समझ गए? जीवन भर आप नहीं भूलिएगा। और एक और मजेदार बात है कि असेसमेंट समहाउ डिस्क्रिप्टिव है बाय नेचर, इवोल्यूशन बहुत ऑब्जेक्टिव है, फंसा देगा 90% ए ग्रेड तक। असेसमेंट ग्रेड की बात नहीं करता है, लर्निंग, अचीवमेंट, अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। तो एक तरह से कंसेप्ट बिल्डिंग है असेसमेंट, और इवोल्यूशन रिजल्ट निकाल देता है। फिर उस इवोल्यूशन से फिर असेसमेंट के प्रोसेस में आप आते हैं, और असेसमेंट कहीं तो इवोल्यूशन होता है, तो वाइस वर्सा होता रहता है। और अल्टीमेटली ये किसके रूप में, किस प्रोडक्ट के रूप में बाहर आता है? तो द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ए डेवलपमेंट। रेदर ये डेवलपमेंट एजुकेशनल भी हो सकता है एज वेल एज सोशल एंड एवरीवेयर इन द एवरीवेयर ऑफ द लाइफ। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन प्रोसेस occurs at the same time, simultaneously, ball bearing का संबंध है। So you never misguide the words। किताबों को पढ़ के जाइएगा समझने तो फंसा देगा, अलग अलग बड़ा फिर इसमें झमेला है। इसलिए सीधा इस नोट्स को समझिए, और 3 बात याद रखना है कि यह एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, वह एक रिजल्ट है। बात खत्म। मूल्यांकन एक रिजल्ट है, एक प्रक्रिया का। कभी जिंदगी में इसमें गलती नहीं करनी है। तो देखिए, आकलन और मूल्यांकन की अवधारणात्मक अंतर है, कंसेप्चुअल डिफरेंसेस है। सही अर्थों में चोली रमन का संबंध है, बी एसेंशियल। आकलन के बगैर मूल्यांकन संभव नहीं है। तो इट इज अ प्री कंडीशन फॉर द इवोल्यूशन। असेसमेंट इज ए प्री कंडीशन। आकलन यह निर्धारित करता है कि एक प्रशिक्षक क्या जानता है, क्या करने में सक्षम है, कुल मिला के फीडबैक देता है। एक ट्रेनर ये जान जाता है कि मेरा ट्रेनी कितना कैपेबल है, कितना कोप अप करता है, कितना पार्टिसिपेट करता है, कितना अंडरस्टैंड करता है। तो असेसमेंट से आप फीडबैक ले लेते हैं, तब न कहते हैं कि थोड़ा इसमें मैथ में करने की ज़रूरत है, इसको फिजिक्स में थोड़ा तंग है ये अंग्रेजी में,
तो ये असेसमेंट पे कहते हैं। कुल मिलाकर यह फीडबैक हासिल करने की विधि है। इट इज़ अ मेथड फॉर द गेटिंग द फीडबैक। इस पर मनोविज्ञान का खूब असर है। बेसिकली ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क में स्वचालित ऑटोमेटिक होता रहता है। आप खुद मतलब इट इज़ आर्ट ऑफ लाइफ। कहीं भी रहते हैं आप देखते रहते हैं, इसने लाइट कैसा लगा लिया, बेवकूफ़, इसने गाड़ी का कलर कैसा ले लिया, ये आदमी बेवकूफ़ है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, ये आदमी बड़ा इंटेलिजेंट लग रहा है। तो क्या करते हैं, मैं अभी भी जो कर रहा हूँ असेसमेंट आप कर रहे हैं, मेरा इवोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मूल्यांकन बड़ा वस्तुनिष्ठ है, बाय नेचर ऑब्जेक्टिव, बहुत ऑब्जेक्टिविटी है इसमें। आप इसे आकलन के निष्कर्ष कह सकते हैं। इसमें ठोस परिणाम निकालना जाता है, इसी से ग्रेड या आप अंक देते हैं। अब ज़िंदगी में ना भूलेंगे आप, ऐसा मैं उम्मीद कर लूँ तो गलत नहीं है। मूल्यांकन का उपयोग प्रायः निर्देश की प्रभावशीलता और स्कूल के कार्यक्रम के समग्र गुणवत्ता को जानने के लिए आप करते हैं कि सब चीज़ का क्या निकला। अंत में आकलन जानकारी एकत्र करने पर केंद्रित है। असेसमेंट centered, concentrated on the gathering the information. Evolution on the basis of gathering of information, it is a matter of taking a decision. ये निर्णय उससे लेता है, फाइनल रिजल्ट देता है। चलिए, नेचर ऑफ टीचिंग स्किल रेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट। नेचर ऑफ टीचिंग स्किल इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट। अच्छा, ये थोड़ा हमको घुमा दिया। इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, विषय के बावजूद शिक्षण कौशल। तो क्या शिक्षण कौशल होना चाहिए? क्या अभी तक आपने इरेस्पेक्टिव रेस्पेक्टिव छोड़कर क्या करते हैं, यानी लेसन प्लान में क्या करते हैं? सब्जेक्ट की तो बात को लिखते हैं, लेकिन कॉमन क्या चीज़ करते हैं सब्जेक्ट से इतर बाहर? योजना, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, पूरा आलोचनात्मक थिंकिंग रखते हैं। मतलब विषय को डिलीवर करने के लिए जो जो काम करते हैं अच्छे से, वही कहलाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं। मनुष्य जो कुछ भी ये संसार है इतना आगे बढ़ा है टेक्नोलॉजी के ही मदद से, चाहे वो देसी भाषा का खुरपा हो या कुदाल हो या माताओं के हाथ में वो सुई कपड़ा सिलने का हो, सब टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ये ब्लैक बोर्ड है, सब कुछ है। तो इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेट करते हैं। आपके पास अब तो बहुत कुछ हो गया, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सप्लायर और है, इंटरनेट कोई दे रहा है, कंप्यूटर कोई दे रहा है, सॉफ्टवेयर कोई दे रहा है। तो आप इंटीग्रेशन करते हैं, तो प्लानिंग करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन करते हैं और कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हैं। नहीं रखेंगे कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटी को तो मामला गोल हो जाएगा। वो मैं कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ के बच्चों से पूछेंगे कि भिंडी पेड़ पे उगता है या लताओं में होता है, यानी वो क्या बोलेंगे, पत्तियों से जो बेल होता है, बेल चढ़ता है, तो कोई आधा बोलेगा बेल से होता है, आधा बोलेगा पेड़ पे होता है। यही बात आप हरियाणा के गांव में जाके पूछेंगे तो बता देगा भिंडी कैसे होता है, टमाटर कैसे होता है, चावल की खेती कैसे होती है। तो कल्चरल इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि सांस्कृतिक बोध को ध्यान रखना होगा कि क्या है। अब बहुत सारे ऐसे फसल हैं, बताया नहीं, अभी सरस्वती पूजा आने वाला है। बिहार बंगाल में सबसे प्रिय प्रसाद क्या है जानते हैं? एक अजीब कंद है, वो देखने में शकल से आलू का भालू भाई है, यानी थोड़ा मोटा है और थोड़ा सुंदर दिखता है। क्या बोलते हैं हम, अलुआ बोलते हैं, आप कौन कंद बोलते हैं उसको? शकरकंदी। शकरकंदी से थोड़ा खूबसूरत है, बड़ा गोल मटोल है। और जितने भी जमीन के अंदर पाने वाले कंद हैं जैन मुनियों के हिसाब से, जिसमें हम मूली और गाजर को नहीं ले रहे हैं, वो कंद वही एक कंद है जिसको डायरेक्ट खाया जाता है। हल्का सा छिलका हटा दीजिए, ब्राउनिश कलर का होता है और खाइए, फीका फीका होता है, बहुत मीठा नहीं होता है और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप में से कितने लोगों को जो हैं नहीं बिहार के, बंगाल के या पूर्वी उत्तर प्रदेश के, वो नहीं समझेंगे। आज
से लेकर 2-3 दिन तक बाजार में खूब आएगा। बैर और वही मेन प्रसाद माँ सरस्वती को चढ़ता है, बहुत एकदम वही लगेगा आपको, कह के बेच भी सकता है कि शकरकंदी है, लेकिन वो गलती करेंगे तो शकरकंदी में वाटर कंटेंट कम होता है, वो पकेगा नहीं, फिर उसको बॉयल करके खाएंगे कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो ये अंतर है कल्चरल डाइवर्सिटी। और अंत में क्लास मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा एक डिस्कशन का मैटर है। सबसे पहले इसमें कैसे डिस्कशन को लाना है, तो सोशियो से लेके मैनेजमेंट की ओर लाना है। यानी पहले बॉल फेंकिए 16 घंटा के हवाले, आप तो 8 घंटे रहते हैं ना, तो बचिए 16 घंटे के हवाले। इस सीक्वेंस में चलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन भी उठेंगे, आप आंसर भी देंगे, क्योंकि बच्चा उनके पास ज़्यादा देर रहता है, हितधारक के पास, अदर हितधारक के पास आपसे। तो बोलेंगे सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बहुत कुछ इस पर मैं पढ़ा चुका हूँ, फिनलैंड वाली यात्रा वाला नोट देख लीजिए। माता पिता की भागीदारी और समर्थन, लैक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट, जब तक ये नहीं जगेंगे बच्चा कैसे जगेगा। बच्चा को 8 बजे स्कूल पहुंचना है, ये जनाब दोनों 9 बजे उठते हैं, उसका लंच नहीं बना होता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, नहलाने वाला नहीं है, बहुत सारी समस्या। तो इनकी सफलता की ही कहानी है। अगर सच पूछिए तो किसी भी बच्चा की सफलता की कहानी में 90% हिस्सेदारी उसकी माँ का है, 10% पिता का है। और ये प्रकृति का नैसर्गिक नियम है। धरती पे मनुष्य के अलावा किसी का बाप से आज तक हमारी मुलाकात नहीं, आप भी कीजिएगा, मैं गली के कुत्तों का बाप खोजता हूँ, कहाँ वो होता है, नहीं मिलता है। तो प्रकृति ने इतना सुंदर बनाया, माँ के ऊपर इतना दायित्व दिया है, और माँ से सुंदर इस धरती पे कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये दोनों, और उसमें बाप का भागीदारी होना चाहिए। माँ को भी काम नहीं करने देते हैं बहुत सारे ऐसे बाप, तो यही डिस्टर्ब करते हैं, तो ये होना चाहिए। अब थोड़ा नीचे आइए, लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल। किसी भी बच्चे में जब रोल मॉडल अगर उसको मिल जाएगा, इसका बहुत अभाव है। खासकर पॉलिटिक्स ने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया है कि लोग, हर बच्चा किसी नेता की तरह बनना चाहता है। आज से 20 साल पहले मैं एक बहुत बड़े सेमिनार में चीफ गेस्ट बन के गया, वो कंपनी का नाम भूल रहा हूँ मैं, और गया हरदोई, GGIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। वहाँ एक बच्चे से, बहुत बच्चे थे, बहुत मज़ा आया। तो एक बच्चे से मैंने पूछा कि क्या बनना चाहते हो, तो बोला नरेश अग्रवाल, वहाँ के सांसद थे। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं तुम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई वैज्ञानिक, बहुत सारी बातें हुई। तो उसने जो बात बताया मैं कैमरे पर नहीं बोल सकता हूँ। तो रोल मॉडल का अभाव होता जा रहा है। अगर हम लोग, आप सुनते होंगे कि बिहार में सिविल सर्वेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब थोड़ा पिछड़ रहा है। ये चीज़ राजस्थान और हरियाणा के पाले जा रहा है धीरे धीरे। बिहार ने बंगाल से छीना था और धीरे धीरे इधर शिफ्ट कर रहा है। ऐसा होने का कारण क्या है? तो बहुत सारे 2-3 फैक्टर हैं, लेकिन एक फैक्टर है रोल मॉडल। अच्छा, उसका बेटा हो गया, उसको इतनी तिलक मिला, दहेज मिला, ये उसका रुतबा रुआब बढ़ गया, तो उससे लोग मिलने आते हैं कैसे IAS की तैयारी करें। फिर वो बताता है दिल्ली में फलाने कोचिंग में चले जाओ, फलाने किताब पढ़ो। वो पूरा 1 महीना घूम के किताब का लिस्ट बांटता रहता है, एक रेडीमेड फार्मूला बताता रहता है, भले ही 1% सक्सेस हो। तो रोल मॉडल क्रिएट हुआ। क्यों ब्रिटेन में लोग इतना अच्छा पढ़ते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट बनना उनको अच्छा लगता है, पैसा है, और लगता है कि कुछ संसार के लिए कुछ करना अच्छा लगता है, तो वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। आज तक देखिए कि पूरी आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता की कहानी जब लिखी जाएगी तो 2 ही आदमी की तो कहानी है, और दोनों संयोग से जर्मन हैं, एक यहूदी हैं, एक का यहूदी कनेक्शन रहा है, एक का नाम कार्ल मार्क्स, दूसरे का नाम सिगमंड फ्रायड। आज भी जो समाज पिछड़ा हुआ है, उसके पिछड़ने में सबसे बड़ा रोल सिगमंड फ्रायड का है तो मन का वैज्ञानिक, लेकिन हर चीज़ में सेक्सुअल इंस्टिंक्ट उसने खोजा है, जो सच्चाई भी है। और यही एक डर है, एक भय है कि अपने बेटियों को लोग नहीं स्कूल भेजते हैं। पत्नी से कोई बात कर ले तो डरता है, हर जगह उनके सेंटर में सेक्स है। ठीक यहाँ बेचारा मार्क्स का आदमी मॉडर्न है, वो सेक्स को कभी जीवन में कुछ समझा ही नहीं, उसे
आज के यूथ जो पढ़ते हैं वो मार्क्स के सबसिस हैं। आप आजकल बच्चों से पूछिएगा शादी करो, बोलेगा नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करनी। क्या करना है? अच्छी गाड़ी खरीदनी है, अच्छा घर, ब्रांडेड कपड़ा खरीदना है। तो अगर इतना बड़ा मोटिवेटर सेक्स होता तो वो बच्चे के पास तो सब कुछ है, 1-2 लाख की नौकरी है, लेकिन फिर भी वो रिलैक्स रहना चाहते हैं, ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, चीज़ों को एक्सेल करना चाहते हैं। तो ये सिद्ध करता है कि नहीं वो इंस्टिंक्ट है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। वो कभी रहा होगा मेडिएवल सोसाइटी के अंदर, वही काम ही था। आज के दिन में उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन एक खास तबका, एक वर्ग उसको कंधे पे ढोए हुए जा रहा है, जिंदाबाद करते जा रहा है, और इस देश की सिस्टम भी उसको उसी में फंसा के रखी हुई है। इसीलिए आए दिन घिनौने चीज़ अखबार पढ़ने का मन नहीं करता है, चैनल देखने का मन नहीं करता, खासकर हिंदी अखबार। तो रोल मॉडल की कमी, विधान की समझ का अभाव, मतलब लीगल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, अवेयरनेस का काम ही नहीं होता है कि पता है कि ये बिना गाड़ी के। मैं दिल्ली के बच्चों पे एक सर्वे क्या किया कि जिस बच्चे को देखूं 16 साल का हो स्कूटी लेके चल देता है, लड़का लड़कियां। मेरे बच्चे भी तंग करने लगे। मैं कहा कि ये काम मैं नहीं करूंगा, 18 का हो जाके लाइसेंस बनवा। अब होता कितनी बड़ी दिक्कत है, अरे कोई बात नहीं, बगल में तो दूध लाना जाए। एक तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट उसमें है, और दूसरी बात, धोखे से उस बच्चे ने अगर मार दिया किसी आप जैसे प्रिंसिपल को, तो बच्चा का बाप को 2 ही काम करना होगा। बच्चा को बचाने के लिए आजीवन कारावास से पैर तोड़ दिया 10 साल से, उसको कहना होगा कि बाप भी फंसेगा। तो एक बचेगा तो कहेगा ये गाड़ी कोई उठा के ले गया था। अब चोरी का एक केस और लेडी बनेगा और उस बच्चे से रिकवरी हुई तो वो फंसेगा। उसके बाद उस आदमी का इनकम स्लैब जोड़ा जाएगा पूरा, कि अगर वो 20 साल नौकरी किया है, 10 साल और करता है, ये पे स्केल होता चला जाए, उतना उसके पर जाकर उसका कंप्रोमाइज इंश्योरेंस का होगा। अब कहाँ के आप हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके घर बिक गए या बच्चा गुजर गया। तो लॉ को लोग नहीं समझते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझते हैं। कानून क्या है, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है अनडिसिप्लिन होने का, अपराध करने का। शिक्षक का छात्र से अच्छा संबंध ना, आप अगर इग्नोर करेंगे तो टीनेज है, फिर वो बम पटाखे से कम नहीं है। आए दिन आप सुनते रहते हैं क्या हो रहा है दिल्ली में। तो और दिल्ली के हैं बड़ा इम्पावर्ड हैं और बड़ा बैडली यील्ड पर्सनालिटी के हैं, मोबाइल है उनके पास और पूरी पोर्नोग्राफी की दुनिया है उनके पास, और पूरा वो एटीट्यूड है, पूरे नशे की चीज़ें हैं। गांव में तो लोक लहाज है, डरता है वो चाचा देख लेगा होता हो, यहाँ तो बहुत मुश्किल है। इसलिए रिलेशन को अच्छा रखना ही होगा। मेंटल हेल्थ है तो वो तो बकलोल होगा ही, लोल होगा ही। और लापरवाही, केयरलेसनेस, ये बहुत बड़ी बीमारी है टीनेजर के अंदर। तो ये सारे फैक्टर मिलकर अनुशासन बनाते हैं और झेलना आपको पड़ता है। तो ये अब आपसे पूछेगा कि भाई इससे कैसे आप निजात पाएंगे, तो कहिएगा कि इससे एक मिनिमम कंप्रोमाइज प्रोग्राम टीचर और स्कूल बनाता है कि इस पीरियड पे आना है, और ऐसे बच्चों की एक लिस्ट बनती है और टीचर उससे बराबर बेल्ट बिहेव करता है ताकि उसको कोई मौका ना मिले, और टीचर किसी तरह उसको 8 घंटा, जो सत्य है, हर स्कूल में सत्य है, लिस्ट बनती है। पहले तो निकाल दिया जाता था, लेकिन अब निकाले तो लठ लेके आए, कानून न। तो एक लिस्ट बनाता है कि इस बच्चे को कैसे टैकल करना है, यानी बहुत ज़्यादा उससे इन्वॉल्व नहीं होना है। वो जो पूछता है बता देना है, बहुत ज़्यादा उसकी क्वेरी नहीं करनी है। जब टाइम मिले तो इनडायरेक्ट रूप से अच्छे व्यक्ति से प्रेरणा देना है, क्योंकि एक और संभावना बनी हुई है कि मनुष्य में कब सुधार हो जाए, नोबडी नोज। हो सकता है कि कभी उसका स्टिंग को जग जाए, कुछ करने का मिल जाए, तो बच्चा अच्छा कर सकता है, किया है, आधे से अधिक बच्चे ने किया है। चूँकि अगर शैतान है तो इंटेलिजेंट भी बहुत है, चूँकि उसके अंदर लॉजिक बहुत है, खाली उसको पॉजिटिव लाना है। अगर वो लोल और बेवकूफ़ बच्चे में शैतानी कम पाई जाती है, चूँकि करना ही नहीं जानता है वो। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि मिनिमम कंप्रोमाइज पे, और ऐसे बच्चों को समझते हुए हमको उस पर एक्ट करना है। जब हम जान जाएंगे तो एक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, बस हो गया। जय हिंद, फिर मिलते हैं। और सब लोगों से कहता हूँ कि इंटरव्यू अब फिर नहीं करूँगा कल परसों के बाद, इसलिए हर कोई आइए जैसे जैसे जिनका टाइम मिला है, और वाइस प्रिंसिपल में एडमिशन कराइए, ये आप लोगों का दायित्व है। जय हिंद।